सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे फेज डायग्राम्स और कूलिंग कर्व। फेज डायग्राम्स एंड कूलिंग कर्व जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मटेरियल टेक्नोलॉजी के। अगर आपको फेज डायग्राम्स और कूलिंग कर्व से अच्छी से समझ में आ गए हैं तो उसके बाद आपके लिए मटेरियल साइंस के जो आयरन कार्बन डायग्राम, ट्रिपल टी डायग्राम और जितना भी आप आगे पढ़ने वाले हो बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज हम लोग काफ़ी सिंपली तरीके से हम लोग उसको समझने वाले हैं कि फेज डायग्राम या कूलिंग कर्व बेसिकली होते क्या हैं। दोनों एक ही चीज़ है। सबसे पहले व्हाट इज़ फेज, जैसे हम लोग फेज डायग्राम पढ़ रहे हैं तो पहला क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट इज़ फेज। सो फेज क्या होती है। अब तक की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग बोलते हो कि सर सॉलिड, लिक्विड और जो गैस हैं ये हमारे फेज होती है किसी भी मटेरियल की या सब्सटेंस की। लेकिन मटेरियल टेक्नोलॉजी के अंदर ये सॉलिड, लिक्विड, गैस फेज नहीं होगी आपकी। यहाँ पर फेज हमारे यहाँ पर जो फेज होगी वो फेज क्या है वो देखिए हम लोग कि फेज इज अ रीजन थ्रू आउट all the properties are same। मतलब एक ऐसा रीजन जिस रीजन के अंदर मटेरियल की सभी प्रॉपर्टीज सेम हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेज। अब उसको और अच्छे से अगर हम समझें तो सपोज ये कोई मेरा स्ट्रक्चर थी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में से मैंने कोई उसका एक टुकड़ा निकाला है और वहाँ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनका ओरिएंटेशन ऐसा है, कुछ एटॉम्स का और कुछ का ऐसा है। तो यहाँ पर ये फेज़ अलग हो गई और ये फेज़ अलग हो गई क्योंकि उनका ओरिएंटेशन का डिफरेंस है। तो इसको मैं डिफरेंट फेज़ बोलूँगा। तो फेज़ इज अ रीजन थ्रू आउट विच ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स आर सेम, या जिसकी केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है थ्रू आउट द रीजन सेम होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेज। नाउ कमिंग टू व्हाट इज डायग्राम। तो डायग्राम क्या होगा। डायग्राम, अब डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन है जो उस मटेरियल्स की क्या करता है, प्रॉपर्टीज़ को। डायग्राम क्या करेगा, आपको उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को बताएगा, वेदर कि वो सॉलिड फेज में, लिक्विड फेज में है या किस फेज में है और किस टेम्परेचर पर वो क्या बिहेवियर कर रही है। जैसे अगर मैं आपको वाटर का डायग्राम बनाऊं, अगर वाटर के लिए अगर मैं एक फेज डायग्राम बनाता हूं तो वो डायग्राम मुझे क्या देगा कि किस प्रेशर, किस टेम्परेचर पर वाटर क्या बिहेव कर रहा है। कि अगर इसका डायग्राम जो बनेगा कुछ ऐसा बनता है। और इस डायग्राम के अंदर हम जानते हैं कि डायग्राम में अगर मैं देखूँ तो सपोज मेरा यहाँ पर प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में बोल लो PATM। यहाँ पर अगर मान लो मेरा टेम्परेचर है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो इस डायग्राम में इधर आइस है, यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर वेपर है। मतलब जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पर आप जानते हैं जैसे आप वाटर को हीट करोगे, मान लो आपने आइस को हीट करना स्टार्ट किया तो पहले वाटर बनेगा, फिर वाटर को आप हीट करोगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि आप अगर मैं आपको बोलूँ बेटा एक काम करो, इस प्रेशर पर, एक्स प्रेशर पर और इसके इतने टेम्परेचर पर क्या प्रॉपर्टी होगी, तो प्रेशर सेम बट डिफरेंट टेम्परेचर पर फेस लगातार चेंज हो रही है। और यहाँ आप देखिए अगर मैंने टेम्परेचर सेम ले लिया लेकिन अगर मैं ऊपर गया तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ने के कारण फेस भी चेंज हो गई। तो हमको डायग्राम क्या बताते हैं, फेज डायग्राम्स, कि किस पॉइंट पर कितने प्रेशर, कितने टेम्परेचर पर या जो भी आपका वैल्यूज़ हैं उस पर वो मटेरियल क्या बिहेव करेगा, वो आपको फेज डायग्राम बता सकते हैं। सो ये तो मैंने बताया एक सिंगल कंपोजिशन के लिए। लेकिन जितने भी हम लोग कर्व पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम 2 एलिमेंट्स के लिए, लाइक कॉपर, निकल, आयरन, कार्बन, लेड, टिन। तो इन सब के लिए हम जो डायग्राम पढ़ेंगे उनको हम पढ़ेंगे फेज डायग्राम। और कूलिंग कर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उसको कूल करेंगे। कि अभी आप हमेशा ये एज्यूम करना कि हम लोग लिक्विड स्टेट में हैं और लिक्विड स्टेट के बाद हम क्या करने वाले हैं, उसको ठंडा करने वाले हैं, मतलब सॉलिडिफाई करने वाले हैं, टेम्परेचर ड्रॉप करने वाले हैं। तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो मटेरियल क्या करेगा, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। मटेरियल टेक्नोलॉजी के अंदर जो हमारी फेस कभी भी गैस नहीं आएगी, हम लोग लिक्विड सॉलिड में ही खेलते रहेंगे। नाउ 2 एलिमेंट्स के लिए डायग्राम कैसा बनेगा फेज डायग्राम। अगर मान लो मेरा कॉपर और निकल है,
मैंने आपको बोला कॉपर निकल के लिए आप फेज डायग्राम बनाओ, तो कैसा बनेगा। तो जब भी आप लोग फेज डायग्राम बनाएंगे हमेशा, अब आपको याद रखना है 2 एलिमेंट्स के लिए आप जब भी फेज डायग्राम यहाँ बनाने वाले हैं हम लोग हमेशा आप क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर टेम्परेचर लेंगे। जैसे जैसे आप यहाँ जाएंगे टेम्परेचर राइज होता चला जाएगा। सपोज यहाँ 100 है, यहाँ 200, देन एंड सो ऑन। सिमिलरली आप जो आपका एक्स एक्सिस रहेगा यहाँ पर आप क्या लोगे, वेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। जो भी आपने एलिमेंट लिया उसका वेट परसेंटेज हम लोग लेंगे। वेट परसेंटेज से मतलब क्या है कि अगर आप उसको देखेंगे 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, 1 किलो है। सपोज मैंने कॉपर निकल बोला, अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर कॉपर मेरा 100% है, यहाँ मेरा कॉपर 100% है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मेरा निकल कितना होगा, 0। अब ये अगर मैं आगे आता हूँ तो यहाँ मेरा कॉपर 90 हो गया, तो यहाँ पर निकल कितना हो गया, 10। सिमिलरली यहाँ अगर 80 हो गया तो ये मेरा हो गया निकल 20। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली कॉपर के अंदर मैं निकल ऐड करता चला जा रहा हूँ। और जैसे जैसे मैं कॉपर के अंदर निकल ऐड कर रहा हूँ इसके प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, इसकी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब लोग कॉपर निकल डायग्राम बनाएंगे कैसे, वो हम लोग अब यहाँ देखते हैं। तो मैंने आपको इनिशियल क्लासेस में 2 डायग्राम बताए थे। सॉलिडिफिकेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि सॉलिडिफिकेशन करने के लिए प्योर जो मेटल होते हैं उसका सॉलिडिफिकेशन कुछ अलग होगा, और जो आपके अलॉय होते हैं उसका सॉलिडिफिकेशन कुछ अलग होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझना कि प्योर एलिमेंट में मैंने क्या बोला था। आप लोग ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो वापस वो लेक्चर आप लोग देख लें, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो प्योर में क्या होगा कि सबसे पहले सपोज यहाँ प्योर मेरा अभी कॉपर है, मैं कॉपर के लिए फेज डायग्राम बना रहा हूँ, प्योर कॉपर के लिए, ये कॉपर निकल के लिए। अगर प्योर कॉपर के लिए मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए कि टेम्परेचर पहले मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, मतलब ये क्या हो रहा है, लिक्विड कूलिंग हो रही है। लिक्विड कूलिंग मतलब यहाँ पर मेरा मेल्ट हो चुका है ना, मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ठंडा करना मैंने स्टार्ट किया, आपने इसको कूलिंग देना स्टार्ट करी, यहाँ आपका टेम्परेचर है। तो जैसे आप लोग उसको कूल कर रहे हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पर क्या होगा, आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपका प्योर मेटल है इसका मतलब क्या है कि जो वो कन्वर्ट होगा लिक्विड से सॉलिड में तो वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा, एक लेटेंट हीट के कारण। तो जो यहाँ पर लेटेंट हीट के कारण क्या होगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर से इसका हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपके दोनों फेज रहेगी, लिक्विड प्लस सॉलिड। यहाँ पर लिक्विड फेज है और जैसे ही कूल हो गया तो यहाँ पर ये सॉलिड फेज में आ गया और यहाँ पर क्या हो गई, फ्रीजिंग कंप्लीट हो गई। तो ये मेरा प्योर मेटल्स के लिए था। अगर मैं बोलता हूँ अलॉयज़ के लिए, सपोज मेरे पास यहाँ पर कॉपर और निकल है, दोनों एलिमेंट्स हैं, तो इसका कूलिंग कर्व कैसा होगा। तो ऑब्वियस है कि अब कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये दोनों चीज़ें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कुछ अलग है और निकल का कुछ अलग है। अगर मैं आपको बताऊं कॉपर का मेरा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है सपोज यहाँ पर 1050 डिग्री सी, और जो मेरा निकल का है वो मेरा मान लो 1450 डिग्री है, ठीक है। तो अब ये सिमिलर टेम्परेचर पर दोनों कूल नहीं हो सकते। अगर मैं इसको ठंडा करूँगा दोनों को एक साथ में तो ऐसा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर दोनों सॉलिडिफाई हो जाएंगे, है ना, कोई पहले हो रहा है कोई बाद में हो रहा है। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो आ रहा था मेरा, ये लाइन ना आते हुए जब मैं इसको कूल करूँगा तो मुझे जो लाइन मिलेगी ऐसी कुछ मिलेगी। यहाँ से मेरा लिक्विड कूलिंग हुआ, फिर लिक्विड प्लस सॉलिड, यहाँ पर मेरा फ्रीजिंग कंप्लीट हुआ और फिर ऐसा डायग्राम बनेगा। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो आई होप आपको अलॉयज़ का कैसा डायग्राम बनेगा और प्योर मेटल का कैसा डायग्राम बनेगा सॉलिडिफिकेशन में, वो आपको समझ में आया होगा। नाउ अब हम लोग कॉपर निकल डायग्राम बनाएंगे कैसे, है ना। तो अब बहुत ऑब्वियस है कि यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कॉपर 100% है तो यहाँ पर प्योर जो मेटल था उसका डायग्राम यहाँ पर फॉलो करेगा। यहाँ पर मेरा निकल 100% है तो यहाँ पर प्योर निकल जो था उसका डायग्राम फॉलो हो रहा। प्योर निकल में क्या होगा, ये आपका यहाँ अपन देखें तो 1450 इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और अगर हम लोग प्योर कॉपर की बात करते हैं तो इसका मान लो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर 1050 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे इधर जा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर कॉपर ऐड करता चला जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मेरा 10% कॉपर रह गया और 90% मेरा निकल हो गया। तो मैं कॉपर में लगातार क्या कर रहा हूँ, निकल ऐड कर रहा हूँ
और उसको हीट कर रहा हूँ, तो अगर प्योर कॉपर है तो उसका पॉइंट कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट। अब उसमें मैंने निकल मिला दिया, हम जानते हैं निकल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट कुछ ना कुछ ऊपर बढ़ेगा। तो उसका जो अब कर्व बनेगा, सपोज मैंने इसका ये कर्व वाला कर्व यहाँ बनाया, मैं आपको ड्रॉ करना बता रहा हूँ, इसके बाद फिर आपको हमेशा खुद से ही करना रहेगा। ये प्योर एलिमेंट के लिए, ये समझने के लिए आपको हर बार ड्रॉ नहीं करना है कहीं भी ये कर्व, लेकिन ये कर्व आता कहाँ से वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये कर्व था प्योर के लिए, क्योंकि 100% कॉपर था, ये 100% निकल है, तो ये प्योर के लिए हो गया। अब बीच में क्या है कि एलॉयज़ हैं, तो जब इनके जो डायग्राम बनेंगे वो ऐसे फॉलो करेंगे, ये कुछ ऐसा फॉलो करेगा, सिमिलरली ये कुछ ऐसा फॉलो करेगा। तो ऐसा फॉलो करते करते जब हम लोग इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, लिक्विड वाले पॉइंट है, ये मेरे सॉलिड वाले पॉइंट है ना, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। तो जब मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो जो मेरा कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा। जब मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो ये मेरा एक कॉपर निकल डायग्राम बन गया है, फेज डायग्राम, है ना। अब इसमें ये जो लाइन है इसको हमेशा क्या बोलूँगा मैं, लिक्विडियस लाइन, लिक्विडियस लाइन बोलूँगा। ये जो लाइन रहेगी मेरी जहाँ से बॉटम लाइन, उसको मैं बोलूँगा सोलिडियस लाइन। सोलिडियस लाइन। और यहाँ पर पूरा इस लिक्विडियस लाइन के ऊपर हमेशा क्या रहेगा, हमेशा लिक्विड रहेगा। ये आप लोग गांठ बांध के रख लें, लिक्विडियस लाइन के ऊपर हमेशा लिक्विड रहेगा, सोलिडियस लाइन के नीचे हमेशा सॉलिड रहेगा, ठीक है। और इस रीजन में लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों रहेंगे, इस रीजन में लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों रहेंगे। अब ये इसको अल्फा ना लिखते हुए मैं अभी सॉलिड लिख देता हूँ, लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों इसमें रहेंगे। अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है कि सर आप बोल रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट हमको फेज मिलने वाली है, तो डिफरेंट डिफरेंट फेज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लेबलिंग करते हैं। तो देखते हैं, आइए लेबलिंग कैसे करते हैं। तो लेबल्स में जो लिक्विड रहेगा उसमें हमेशा आपको लिक्विड ही एल से डिनोट करोगे आप, लेकिन अगर आपको मोर देन 1 सॉलिड्स मिलते हैं, लाइक 1 2 3, अगर आपको 3 4 5 सॉलिड मिलते जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि जो पहला सॉलिड होगा उसको आप अल्फ़ा बोलेंगे, दूसरा सॉलिड होगा उसको आप बीटा बोलेंगे, अगला होगा उसको गामा बोलोगे, उसके बाद फिर डेल्टा बोलेंगे, उसके बाद और जो भी अगर और सॉलिड बनते हैं तो उसको आप बढ़ाते चले जाएंगे, नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड को लिक्विड ही बोलना है, तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इस सॉलिड को मैं अल्फ़ा लिख सकता हूँ, और यहाँ पर सॉलिड है तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा। तो जहाँ भी अब आपको डायग्राम में अल्फ़ा लिखा कहीं लिखेगा तो आप उसको क्या बोलोगे कि ये सॉलिड है। अगर आपको अल्फ़ा और बीटा भी मिल गया तो भी ये 2 सॉलिड हैं, 2 डिफरेंट डिफरेंट फेज़ हैं। तो जो मैंने फेज़ की बात करी थी वो ये है कि अगर मेरे बता रहा हूँ यहाँ पर कि अगर ऐसा ओरिएंटेशन में कुछ गड़बड़ है इनका, तो ये अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया। क्लियर। तो ये था फेज डायग्राम्स के बारे में। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ और टर्म्स की, और उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेज डायग्राम पढ़ेंगे, लाइक यूटेक्टिक, यूटेक्टोइड, पेरिटेक्टिक, आइसोमोर्फस। इनमें कोई अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अगली क्लास में आप मुझसे ये चीज़ें पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।